नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका SL मोर्सर यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम व्याख्याता हिंदी और वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के कोर्स में लगी हुई रचनाओं की पर चर्चा कर रहे थे, और उसी चर्चा के क्रम में हम कुछ जो अलंकार थे अपने, उन अलंकारों को, हालांकि अभी तक अपन ने जितने भी अलंकार पढ़े हैं वो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के कोर्स में जो जो अलंकार लगे हुए थे वो अलंकार पढ़े हैं अपन ने। जो व्याख्याता के कोर्स में अलंकार लगे हुए उनको अपन अलग से और पढ़ लेंगे। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हिंदी या भारतीय काव्य शास्त्र में, वो होता है छंद। और छंद ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस टॉपिक पर अगर विद्यार्थी की अच्छी पकड़ बन जाती है तो वह अपने मार्क्स है या अपने जो अंक है उन अंकों को बहुत स्तर तक, उच्च स्तर पर ले जा सकता है और अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। तो ये छंद एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर एक बार आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो इसमें से ज्यादातर प्रश्नों के गलत होने की संभावना नहीं होती है। अगर आपने अच्छी तरह से गहन तरीके से इसका अध्ययन कर लिया तो 100% आपके इस टॉपिक से जो मार्क्स है वो आने की संभावना रहती है। हालांकि ये जो टॉपिक है ये संस्कृत जो काव्य शास्त्र की परंपरा चली उसी परंपरा से चला रहा है, और माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने इस छंद का यानी छंद का आदि प्रवर्तक संस्कृत साहित्य में ब्रह्मा जी को ही माना जाता है। लेकिन जो लिखित या जो जिसका विवरण मिलता है वो जो आचार्य पिंगल हैं उनकी जो पुस्तक है पिंगल शास्त्र, वहां से मतलब इस छंद की जो लिखित अपने को परंपरा मिलती है। और इसलिए इस छंद को जो मतलब छंद है इसको क्या कहा जाता है, इसे पिंगल भी कहते हैं। तो जो आचार्य पिंगल है उन्होंने उनके इस छंद को अपनी लिखित परंपरा में डाला, और इनके इस छंद को जिस ग्रंथ में लिखा उस ग्रंथ का नाम उन्होंने क्या लिखा था, छंद सूत्र। तो छंद सूत्र से इस जो टॉपिक है या जो छंद विवेचना है, काव्य विवेचना, इसकी शुरुआत होती है। इससे पहले भी जो बताया जाता है कि ब्रह्मा जी, बृहस्पति या उसके अलावा 2, 3, 4 और आचार्यों की परंपरा का नाम दिया जाता है, मांडवे, सेतवे, यास्क। तो इस प्रकार के आचार्य रहे, लेकिन वहां से अधिकतर प्रश्न पुटअप नहीं होता है। जो भी प्रश्न अपने काव्य में उठता है वो यहाँ से उठता है कि छंद शास्त्र के जो मतलब आदि आचार्य किसे माना जाता है, वो पिंगल मुनि को माना जाता है। और पिंगल का जो छंद सूत्र है उसी से इस रचना का, इसका छंद की उत्पत्ति मानी जाती है, जो वहां से लिखित परंपरा में मिलता है। अब सबसे पहले अपन छंद किसे कहेंगे, सबसे पहला सवाल यही आ जाता है कि वह रचना जिसमें काव्य की जो प्रमुख छंद के जो प्रमुख अंग होते हैं, जैसे यति, गति, विराम, लय, ताल, गण आदि का निश्चित नियमों के अनुसार जहां पर प्रयोग किया जाता है उस रचना को क्या कहते हैं, अपन छंद कहते हैं। हालांकि जो काव्य में जो व्याकरण हुए हैं उन व्याकरणिकों ने जो काव्य है उस काव्य के 6 जो तत्व बताए हैं, जो वेदांग बताए हैं, 6 वेदांग, उनमें छंद का भी नाम है शिक्षा, कल्प, तरु, निरुक्त, छंद, इसके अलावा ज्योतिष और व्याकरण। इस प्रकार से जो 6 वेदांग बताए हैं आचार्यों ने, उनमें से एक जो है वो कौन सा है, छंद है। तो अपने को आज हम जो 6 वेदांगों में से एक वेदांग का अध्ययन करना है, छंद। अगर आप लिखना चाहो तो उसे लिख सकते हो, काव्य के 6 वेदांग। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि जो काव्य के वेदांग कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो अपन शुरू से ही पढ़ते हैं, कई बार इस चीज को अपन देख चुके, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण। इसके अलावा एक जो भारतीय काव्य शास्त्र में इसकी भी बहुत ज्यादा, या जो भारतीय साहित्य है उसमें ज्योतिष शास्त्र, इस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये जो 6 वेदांग है
इन्हीं वेदांगों में से जो अपना छंद है एक अंग है, और इस अंग का आज अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो तब अब सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए कि छंद किसे कहते हैं। तो छंद वो रचना होती है जिसमें जो छंद के अंग है, वो छंद के अंगों के आधार पर जो निश्चित विवेचित रूप में जिसको लिखा जाता है, जैसे इसके जो अंग है वो है यति है, गति है, प्रवाह, लय, ताल, गण, मात्रा आदि के निश्चित नियमों के आधार पर जिस रचना को लिखा जाता है उस रचना को क्या कहते हैं अपन? छंद कहते हैं। हालांकि अलग अलग आचार्यों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है, लेकिन अपने को इतनी ज्यादा वहां तक का आता नहीं है। अधिकतर अगर पूछ ले तो आचार्य पिंगल की रचना छंद सूत्र, रचना का नाम क्या है? छंद सूत्र। आचार्य पिंगल की रचना छंद सूत्र से छंद की लिखित परंपरा मिलती है, और एक बात है कि ये किस छंद के आचार्य थे? ये तो 7वीं सदी ईस्वी पूर्व। ये बात और आप याद रख सकते हो कि जो पिंगल मुनि थे उनकी जो रचना थी छंद सूत्र, वो 7वीं सदी ईस्वी पूर्व की रचना है। अब छंद किसे कहेंगे अपन? छंद वह रचना जिसमें मात्रा, वर्ण, गति, यति, लय, गण आदि को नियोजित तरीके से रखकर लिखा जाता है। तो रचना की जगह आप पद लिख लो या पंक्ति लिख लो, या आप इसमें वाक्य लिख सकते हो, क्योंकि रचना तो बहुत बड़ी हो जाती है। तो अपन इसे क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा अपन अगर कहें इसे तो वाक्य कह सकते हैं। तो आप यहां पर काव्य लिखो आप तो डायरेक्ट, वह काव्य जिसमें मात्रा, वर्ण, गति, यति, लय, गण आदि को नियोजित तरीके से रखकर विवेचित किया जाता है, या जिनको लिखा जाता है, तो वह रचना क्या कहलाती है? वो जो काव्य है वो क्या कहलाता है? वो छंद कहलाता है। अब छंद के अपन ने देखा कि ये कितने सारे अंग हैं, ये मात्रा है, वर्ण है, गति है, यति है, लय है, गण आदि, ये सारे क्या इसके अंग है। तो आज अपन देखते हैं, सबसे पहले तो अपन इनको देखते हैं कि जो छंद होते हैं वो छंद कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि इन चीजों को आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो और आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन कहीं पर भी छोटी सी गलती आप में से हो जाए तो अपन उस गलती को ना करें, इसीलिए आगे तो छंद के प्रकार। छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? मात्रिक छंद, और एक कौन सा होता है? वर्णिक छंद। पहला तो है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। अब अपन देखते हैं कि मात्रिक छंद किसे कहेंगे, वर्णिक छंद किसे कहेंगे। कि जिस रचना में या जिस छंद में छंद का निर्धारण उसकी मात्राएं गिनकर उस पद की
मात्राएं गिनकर किया जाता है, उस पद को कौन सा छंद कहेंगे अपन? मात्रिक छंद कहेंगे। और जिस छंद की गणना उसके वर्णों को गिनकर या गणों के आधार पर की जाती है, उस छंद को कौन सा छंद कहते हैं अपन? वर्णिक छंद कहते हैं। तो ये छोटी सी बात है, हालांकि अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। पहला लिखो आप मात्रिक छंद। जिस रचना में छंद का निर्धारण उस पद में आई मात्राओं को गिनकर किया जाता है, उसे कौन सा छंद कहेंगे अपन? उसे मात्रिक छंद कहेंगे। दूसरा है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद कहेंगे, किसे कहेंगे? इसमें वर्णों की जगह सॉरी मात्रा की जगह क्या लिखेंगे अपन? जिस छंद का निर्धारण उस छंद में आए वर्णों को गिनकर या गण के आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है, तो उसे कौन सा छंद कहेंगे अपन? उसे वर्णिक छंद कहेंगे। अब ये जो छंद है, ये छंद है, इन छंदों के भी अनेक प्रकार होते हैं, जैसे सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है और अर्ध मात्रिक छंद है। वैसे ही वर्णिक सम छंद है, अर्ध मात्रिक अर्धवर्णिक सम, विषम वर्णिक सम छंद है। उसी प्रकार जो सम छंद है उनको दो भागों में और बांट दिया जाता है, साधारण छंद है और दंडक छंद है। जो साधारण छंद होते हैं उसमें 1 से मात्रिक साधारण छंद अगर अपन देखते हैं तो उसमें 1 से 26 तक की मात्राएं, और अगर वर्णिक छंद देखते हैं तो उसमें क्या होता है 1 से 32 तक से 1 से 26 तक तो कम अगर वर्ण है तो वो साधारण छंद होगा, और 1 से यानी 26 से अधिक वर्ण अगर वहां पर आते हैं तो वो दंडक छंद होता है। उसी प्रकार मात्रिक में 1 से 32 तक की मात्राएं तक के जो छंद होते हैं वो तो साधारण छंद कहलाते हैं, और 32 से अधिक मात्रा वाले छंद दंडक छंद कहलाते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, अब मात्रिक जो छंद होता है ये कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला तो है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। यानी सममात्रिक छंद कौन सा होगा? जिस छंद में या जिस जो छंद है उसके चरणों में, सारे चरणों में कैसी मात्राएं होगी? समान मात्राएं होती है। अर्ध सममात्रिक छंद कौन से होंगे? वो छंद जिसके चरणों में अलग अलग मात्राएं होती है, सम चरणों में अलग, विषम चरणों में अलग, जैसे दोहा, सोरठा है, रोला है, वो छंद कौन से होते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद। और जो सममात्रिक छंद है अपन देखते हैं, और जो विषम मात्रिक छंद है, जिन छंदों में मात्राएं यानी सारे पदों में अलग अलग प्रकार की मात्राएं आती है सारे चरणों में, तो उसे कौन से छंद कहेंगे अपन? विषम मात्रिक छंद कहेंगे। उसी प्रकार से जो सममात्रिक छंद है इसके भी 2 भाग होते हैं। एक होता है साधारण छंद, साधारण, दूसरा होता है दंडक। और दंडक में क्या होता है? साधारण में तो क्या होती है 1 से 26 तक, जो मात्रिक होता है उसमें 1 से 32 तक मात्राएं, और इसमें 32 से
अधिक मात्राएं होती है, यानी जिस छंद में 32 से अधिक मात्राएं होती है उस छंद को क्या कहते हैं अपन, उसे दंडक छंद कहते हैं। ये सेम का सेम वर्णिक छंद में भी होगा, मात्रिक छंद की जगह वर्णिक छंद, समवर्णिक छंद, अर्धसमवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। तो ये सामान्य सा इनका वर्गीकरण था। और अब अगली क्लास में अपन देखेंगे जो छंद है, इन छंदों के जो मुख्य अंग हैं उन अंगों का क्या क्या उपयोग है और किस प्रकार से हम जैसे मात्राओं को गिनना लगाएंगे, किस प्रकार से वर्णों को देख लगाते हैं, वो सारे जो अगले प्रावधान है वो अपन अगली वाली क्लास में देखेंगे। और ये सामान्य जो प्रयोग किए इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पिंगल मुनि का छंद सूत्र याद रखना है, 7 सदीसवा पूर्व से है, वो इस जो छंद शास्त्र के जो जनक माने जाते हैं, हालांकि जो आदि विचारक माने जाते हैं छंद के वो ब्रह्मा को बताया गया है। उसके बाद बृहस्पति, यास्क, 3-4 और विद्वानों का नाम आता है, लेकिन वहां तक अपन ऐसे नहीं पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तीसरा अपन ने देखा कि जो दोनों प्रकार के छंद हैं उनके भी 3-3 प्रकार होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषममात्रिक। और जो सममात्रिक है उसके 2 प्रकार होते हैं, जो 1 से 32 तक जो मात्राएं होती है वो तो साधारण छंद होता है, 32 से अधिक मात्रा वाला दंडक छंद होता है। और उधर अपन इसमें देखते हैं क्या नाम से वर्णिक छंद में तो 1 से अधिक, 1 से 26 तक के जो वर्ण होते हैं वो कौन सा होता है, वो लिख लो आप उसका दूसरा। जो दूसरा वर्गीकरण है वो किसका है, वर्णिक छंद का। वर्णिक छंद, एक तो समवर्णिक छंद, सेम वैसे के वैसे ही है, और दूसरा अर्धसम, और तीसरा है विषम। इसके वापस 2 भाग कर देंगे अपन, एक होता है साधारण और एक होता है दंडक। अपन ने वहां मात्राएं गिनी थी, यहां वर्ण गिनेंगे तो 1 से 26 तक वर्ण, और इसमें 26 से अधिक वर्ण जिसमें आएंगे वो कौन सा होगा, दंडक वर्णिक छंद होगा। तो ये जो साधारण सा आज अपन ने केवल वर्गीकरण देखा है, अगली क्लास में अपन इनके जो काव्यांग है या काव्यांग क्या जो छंद के अंग हैं या अवयव है उनको देखेंगे। तो क्लासों में बने रहिए और जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़ें और जितना आपको समझ में आ रहा है वो समझने की कोशिश करें। जो भी आपको समस्या होती है या कोई किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है तो वो आप बेझिझक यूट्यूब चैनल पर जो मैसेज करके आप आराम से पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे रखें। नमस्कार।